नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। प्रिय दर्शकों, आज इस मंच पर हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी जिस विषय पर चर्चा करने हेतु एकत्रित हुए हैं, मैं कह सकता हूं कि आज का कार्यक्रम बेहद छोटा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेहद गंभीर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषियों ने ज्योतिष विज्ञान के ऊपर पूर्व में ही इतने सारे शोध अनुसंधान कर रखे हैं कि हमें अनुसंधान करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी भी विज्ञान में नवीनता तभी बनी रहती है जब उसमें लगातार खोज हो, रिसर्च हो। आज जो विषय लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ये शोध है। मैं ये कह सकता हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार कई तरह की जन्म कुंडलियां मैं देख रहा था और अनुभव लगातार इन जन्म कुंडलियों में आज के विषय को लेकर के कर रहा था। मैं आपसे पूर्व के हमारे ऋषियों का के द्वारा किया गया रिसर्च, शोध और वर्तमान अपना अनुभव साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योगों की बात अगर आपसे पूछी जाए तो एक लंबे क्रम में एक ही श्वास में आप, चूंकि कार्यक्रमों में मेरे कई सारे ग्रंथों में और भी बहुत सारे कार्यक्रमों को देख करके आपने याद कर रखा है कि केमद्रुम नामक दुर्योग जन्म कुंडली में बनता है, श्रापित नामक, विष नामक। तो वहीं देखा जाए तो जन्म कुंडली में बड़े दुर्योगों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर गुरु चांडाल योग है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण योग है। आप इन दुर्योगों का नाम बेहद आसानी के साथ याद रखे होंगे। चाहे जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो तो वो भी अपने आप में बेहद कमजोर हो जाता है। जिस भाव का स्वामी हो, भाव का अधिपति हो, जिस चीज का कारक हो, उससे संबंधित जो सुख है, जो चीजें हैं, जातक को जीवन काल में या तो अल्प प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है। ये तो आप सभी को याद है। विषय क्या है? प्रिय दर्शकों, अगर आपने दुर्योग का नाम सुना है तो केमद्रुम नामक जो ये दुर्योग है ये भंग होगा। केमद्रुम योग भंग हो, ऐसा भी एक कार्यक्रम आपने पूर्व मेरे चैनल पर देख रखा है। कैसे होता है, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि किसी भी कुंडली में केमद्रुम योग हो और सभी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। अथवा केंद्र में चंद्रमा बली अवस्था में हो और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। इत्यादि ये सूत्र आपने सुना हुआ है केमद्रुम योग भंग के। आज चूंकि मैं आपके सम्मुख अनुभव अपना साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जन्म कुंडली में जब दुर्योग हो, जैसे उदाहरण से विष योग को ले लीजिए। जिस जन्म कुंडली में विष योग हो, जातक निसंदेह मानसिक रूप से बेहद अशांत, अस्थिर, दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं जातक की कमी, परेशानी रहती है, ऐसा देखने में आता है। अब सवाल ये उठता है कि मैं बीते कई दिनों से ये अनुभव लगातार कर रहा था जन्म कुंडलियों को देखकर कि क्या जब केमद्रुम योग भंग हो सकता है तो क्या विषयोग भी भंग हो सकता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दुर्योग भी भंग हो सकते हैं? तो जवाब निकल कर के आया, हां बिल्कुल। ऋषियों ने इस बात का रिसर्च पहले ही रख दिया। उन्होंने किसी एक बड़े दुर्योग के साथ ये बात जोड़ दी कि केमद्रुम भंग योग। तो ये बात हमें हर जगह लागू कर लेनी है, खुद के ज्ञान से, खुद के अनुभव से, कि हां ये बात हर जगह लागू होती है कि दुर्योग भंग हो जा रहा है। परंतु अभी बीते दिनों लगातार आप मेरे कार्यक्रम को अगर देख रहे हो, ज्योतिषीय कार्यक्रम, राशिफल के कार्यक्रम, तो मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि भंग होना विकल्प है। भंग होना विकल्प है। आज दोनों ही बातें आपके सम्मुख रख रहा हूं। अर्थात बहुत तेज बारिश हो रही हो तो छाता ले लेना। आपके और बारिश के बीच में छाता आ गया तो वर्षा भंग हुई, परंतु वर्षा भंग बंद नहीं हुई। बारिश तो जारी ही है, आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। बारिश के छींटे आपके ऊपर कम से कम बहुत कम पड़ रहे हैं छाता लग जाने के कारण। पड़ते तो तब भी हैं, लेकिन बहुत कम। अब किसी भी जन्म कुंडली में इस तरह के बड़े दुर्योग हों
तो जाहिर सी बात है कि जातक का जीवन कहीं ना कहीं उसके राजयोगों को ये कमजोर कर देते हैं। जातक का जो उत्तमोत्तम विकास हो रहा होता है, उस उत्तमोत्तम विकास को ये दुर्योग बाधित कर देते हैं। तो सवाल खड़ा यही होता है कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में विष योग है, और मैंने क्या कहा कि मैं पिछले कई दिनों से लगातार ये अनुभव कर रहा था कि मान लिया जाए कि केमद्रुम योग भंग में कई सारे दर्शक ये प्रश्न उठाते हैं कि फलाने बड़े व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग लगा है, ज्योतिष शास्त्र कहता है केमद्रुम योग के चलते ये हो जाएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि ज्योतिष को बड़ा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, आधी अधूरी वो बात सुनकर के केवल इस पर अपने कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यह विचारणीय तथ्य है कि जब केमद्रुम योग भंग शब्द का इस्तेमाल किया गया तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन भंग हुआ है तो अब हमें यह देखना है कि भंग की स्थिति कितनी मजबूत है। जैसे ज्योतिष शास्त्र का यह कथन है कि जन्म कुंडली में केमद्रुम योग हो, लेकिन सभी शुभ ग्रह अर्थात शुक्र की, गुरु की और बुध भी ऐसी अवस्था में पापग्रह न हो, इन सभी तीनों ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, तो सीधी सी बात है कि ये तीन ग्रह जब चंद्रमा पर, शुभ ग्रह जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं केमद्रुम में जो मानसिक अशांति, परेशानी, या चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव के स्वामी हैं, मूल रूप से मन को अशांत करेंगे क्योंकि ये मन के कारक हैं, माँ को दुख देंगे क्योंकि ये माँ के कारक हैं, आपके सुखों के कारक हैं, इत्यादि इन चीजों को ये बाधित करेंगे। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ये किस भाव के मालिक हैं, तो उस भाव से संबंधित प्रभाव से ये विच्छेद कराएंगे। लेकिन इन सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो मान लिया जाए कि हमारे जीवन में आवश्यकता क्या होती, हम किन मुख्य चीजों पर, हमारी आवश्यकता मुख्यतः है क्या। हमें धन चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें भोग चाहिए। देव गुरु बृहस्पति ये सभी चीजें दे देते हैं। शुक्र, सभी जितनी भी भौतिक चीजों की आवश्यकता हमें होती है वो सभी देव गुरु बृहस्पति और शुक्र से हमें प्राप्त हो जाता है, सब कुछ। तो ये जो भंग शब्द का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं इन ग्रहों की दृष्टि के कारण हमें उतनी मात्रा में नहीं, क्वांटिटी उतनी बड़ी नहीं, लेकिन क्वालिटी उसकी कुछ हद तक और छोटी क्वांटिटी के रूप में भी हमें प्राप्त हो गया। तो केमद्रुम योग एक तरह से यहां भंग माना गया, यानी जो चीज नहीं मिल सकती थी वो एक इतनी मात्रा में मिल रही है जिससे हमारा जीवन चल जाए। विषयोग को ले लीजिए, विषयोग तरह तरह की परेशानियां जातक को देता है। चंद्र केतु की युति को मैंने अपने कार्यक्रमों में कई बार जिक्र किया कि जातक को चैन नहीं लेने देता। चंद्र केतु की युति हो जाए जन्म कुंडली में तो जातक इतना सोचता है, इतना अनर्गल सोचता है, इतना सोचता है, मतलब सोचते सोचते उसकी स्थिति खराब हो जाती है। अनर्गल बातें, जो बातें नहीं भी सोचनी चाहिए वो भी वो सोचता है, सोचना उसका खत्म ही नहीं होता। मैंने यहां तक कहा था कि रात में नींद टूटी तब भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। यह चंद्रमा केतु की युति में हो जाता है। तो मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, बलि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, यहां नोट करिए आज का जो अनुभव आपको बता रहा हूं अनुभव है क्या। वो अनुभव है कि मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में दुर्योग बना हुआ है, लेकिन ऐसे दुर्योग पर बलि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी तो मैंने जितने भी जातकों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया उनमें पाया कि कमियां कहीं ना कहीं थी, उनके भी जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम हो गई है। मात्रा बहुत कम हो गई है, बहुत कम मात्रा में वो कष्ट भोग रहे हैं। उस दुर्योग से संबंधित परेशानी उनके जीवन काल में बहुत कम है। यानी चाहे जन्म कुंडली में आपके श्रापित योग हो, ग्रहण हो, दुर्योग हो, केमद्रुम हो, बलि शुभ ग्रह की दृष्टि एक से अधिक, यह भी ध्यान रखिएगा, इस सूत्र को जरा ध्यान से सुनना और समझना है। ऐसा नहीं है कि एक सामान्य किसी की दृष्टि, गुरु की ही दृष्टि पड़ रही है लेकिन गुरु मृत अवस्था में है, तो आप कहेंगे कि शास्त्री जी आपने तो बताया था भंग हो जाएगा, लेकिन कहां हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा कि आप गुरु की स्थिति को नहीं देख रहे हैं। अगर बलि एक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि जिस दुर्योग पर, चाहे वो कोई भी दुर्योग हो, बलि शुभ ग्रह की दृष्टि दुर्योग पर पड़ जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 70% तक दुर्योग निष्प्रभावी हो जाएगा। अब 30% जो दुष्प्रभाव है वो आम जनजीवन में खप जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ कि किसी को अगर मानसिक अशांति 70% कम हो जाए, 30% तो आम हमारे जनजीवन में बना हुआ है, खान पान, रहन सहन, हमारी रोज जो दिनचर्या है उसमें मानसिक अशांति और परेशानी किसको नहीं है। तो 30% अगर मात्र परेशानी बच जाती है और 70% समाप्त हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे ही जन्म कुंडली में मान लिया जाए कोई ग्रह नीच का है, नीच के ग्रह को सबसे बुरा माना गया है।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो 100% नीच का ग्रह बुरा प्रभाव देने वाला होता है। ऐसे किसी बुरे नीच के ग्रह पर जो कि टोटल कमजोर प्रभाव देने वाला है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और उस ग्रह से संबंधित कारकत्व, उस ग्रह जो ग्रह वो ग्रह जो कि नीच राशि में बैठा है, जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित सुख अगर आपको 70% भी मिलने लगे, उदाहरण से लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में बैठे हैं, शुक्र नीच राशि में हो तो जातक के जीवन में सुखों की कमी या गलत तरीके से सुख उसको प्राप्त होने लगते हैं। यानी उसको दाम्पत्य सुख मिलना है लेकिन पर पुरुष या पर स्त्री से ऐसा सुख मिल रहा है, तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की मजबूत देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ऐसे शुक्र पर पड़ जाए तो उसको दाम्पत्य सुख मिलेगा, दाम्पत्य सुख में कमी होगी, स्त्री या पुरुष में परेशानी हो, रोग हो, अस्वस्थ हो, वो पर की तरफ भटक करके भी नहीं जा सकेंगे, बचे रहेंगे। तो ये मान के चलिए कि जो 30% कमी स्थिति है, कम वाली स्थिति है, ये 30% बहुत बड़ा बचाव है। तो आप अब आगे से जितनी भी जन्म कुंडलियों को देख रहे हैं, मेरे ये कई दिनों के लगातार किए जा रहे अनुभव को अपने अनुभव में लाइए और देखिए कि जन्म कुंडली में किसी भी तरह के बड़े दुर्योग पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, एक से अधिक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो वो दुर्योग 70% तक निष्प्रभावी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आज का ये विषय आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तब तक के लिए नमस्कार।